नमस्कार दोस्तों, भारतीय भूगोल की सीरीज में हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत के जो भौतिक विभाजन है या भौतिक भूभाग जो है भारत के, उनको लेकर हम लोगों की पहले चर्चा हो चुकी है भारत के दो भौतिक विभागों पर। तीसरा भौतिक विभाग हमारा चल रहा था जिसका नाम था प्रायद्वीपीय भारत। यदि हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत को लेकर मैंने एक वीडियो पहले डाल दिया है जिसमें मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत का सामान्य परिचय दिया है, यानी प्रायद्वीपीय भारत। अब इस प्रायद्वीपीय भारत को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला जो भाग होगा वो होगा प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत और पहाड़ियां, यानी प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। दूसरा जो इसका भाग होगा वो होगा प्रायद्वीपीय भारत के पठार प्लेन, यानी प्रायद्वीपीय भारत के माउंटेन और प्रायद्वीपीय भारत के पठार, इनको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। आज की जो हमारी चर्चा होगी वो होगी प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत और पहाड़ियां जो है उनको लेकर, यानी हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत जो है उसमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। दो वीडियोस आएंगे आपके जिसमें प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित जितनी भी पहाड़ियां और पर्वत है वो सारी की सारी आप लोगों की क्लियर होगी। सेम वही चीज हम करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार में, क्योंकि यह टॉपिक जो है थोड़ा सा समझने लायक है और इसको हम रटकर कभी भी याद नहीं कर सकते, जितना हम इसको मैप की सहायता से समझकर याद कर सकते हैं। क्योंकि मैप की सहायता से यदि हम इसको समझेंगे तो वो हमारे लिए लंबे समय तक याद रखने योग्य हो जाएगा। तो ऐसे में हम प्रयास करेंगे कि छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़कर और इसको पढ़ा जाए ताकि एग्जाम टाइम में इसका हम लोग उपयोग कर सकें। तो अब आज हम चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों पर। उससे पहले कल जो मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न था मेरा कि विंध्याचल पर्वत जो है, विंध्याचल और सतपुड़ा जो है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है। तब हमारा आंसर जो होगा वो होगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, यानी नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है। फिर दूसरा जो प्रश्न मेरा था वो ये था कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत में हमने देखा था एक तो ये इधर वाला भाग है और दूसरा भाग है जो मेघालय के पठार वाला है, यानी मेघालय का जो पठार है उसको प्रायद्वीपीय भारत से अलग करने वाली आकृति को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, इस आकृति का नाम है मालदा गैप। इस आकृति का नाम क्या है? मालदा गैप, या अन्य भाषा में यदि हम इसको देखें, दूसरा नाम इसका यदि हम देखें तो दूसरा नाम इसका दिया जाता है राजमहल गारो गैप। अब आप बोलोगे कि सर राजमहल गारो गैप किस आधार पर? तो ध्यान रखना, इस साइड जो पूर्वी सीमा बना रही थी उस पहाड़ी का नाम था हमारे पास राजमहल, और मेघालय के पठार की जो पहली पहाड़ी थी उस पहाड़ी का नाम था गारो पहाड़ी। उस पहाड़ी का क्या नाम था? गारो पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ियां जो है ये दोनों एक दूसरे से अलग हुई है। इसका मतलब ये जो गैप पड़ा इन दोनों के बीच में इसको दिया जाता है राजमहल गारो गैप या मालदा गैप नाम दिया जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। मालदा गैप किसको अलग करता है? राजमहल की पहाड़ियों को गारो की पहाड़ियों से, या प्रायद्वीपीय पठार जो है उसको मेघालय के पठार से जो अलग करता है वो आपका मालदा गैप या राजमहल गारो गैप कहलाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं प्रायद्वीपीय भारत जो है उसके प्रमुख पठार जो है उनको लेकर कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार कौन कौन से, प्रायद्वीपीय भारत के जो पहाड़ या पर्वत है उनको लेकर कि प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत कौन कौन से हैं। देखिए उसको देखते हैं हम मैप की सहायता से। यदि प्रायद्वीपीय भारत की हम लोग बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में राजस्थान का कुछ भाग, साथ ही साथ गुजरात का कुछ भाग, और फिर ये लगभग भारत के 13 राज्य जो है वो इसमें काउंट किए जाते हैं। इसको एक बार हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसकी और उसके बाद देखते हैं कि इस पर कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है। इधर हमारा मेघालय का पठार हो जाएगा। अब राजस्थान में सबसे पहले हम यदि देखें तो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है जिसको हम हड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं वो हिस्सा होता है किसका? प्रायद्वीपीय भारत का। इसमें राजस्थान में एक पर्वत श्रृंखला स्थित है
जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला का नाम क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अब अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान में, यानी नाम है इसका अरावली, और अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में दक्षिण पश्चिम, यानी राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। और यही जो दिशा है, यह दिशा इंडिकेट करती है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों कम होती जाएगी। यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे अरावली की ऊंचाई और चौड़ाई, ऊंचाई प्लस चौड़ाई दोनों कम होती जाएगी, ऊंचाई और चौड़ाई दोनों कम होती जाएगी। फिर दूसरी बात आती है अरावली पर्वतमाला के निर्माण की। तो ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला को जो निर्माण है वो निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतमाला जो है वो उदाहरण है प्राचीन अवशिष्ट पर्वत का, प्राचीन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानी जाती है। इसको हम प्राचीन वलित या मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, प्राचीन वलित या प्राचीन मोड़दार पर्वत के नाम से भी जानते हैं। यानी यहां से हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी यदि हम बोले सिरोही माउंट आबू से लगा के और खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। यदि हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों में हमें क्या देखने को मिलेगी? कमी देखने को मिलेगी। फिर बात आती है इसके निर्माण की। तो इसका जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। यह माना जाता है कि अरावली जो है भारत के प्राचीन अवशिष्ट पर्वतों में, जिसकी तुलना हम आल्पस पर्वत से करते हैं, उसके तुल्य है। साथ ही साथ अरावली एक प्राचीन मोड़दार या प्राचीन वलित पर्वतमाला है। अब यदि इसके एक्चुअल विस्तार की हम लोग बात करें तो इसका एक्चुअल विस्तार यहां एक हिल पड़ती है गुजरात में जिसका नाम है गिरनार हिल्स, जो कहां पड़ती है? पालनपुर में। यानी पालनपुर गुजरात से लगाकर और रायसीना दिल्ली तक, यानी रायसीना हिल्स जो है जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, रायसीना हिल्स दिल्ली तक इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। यानी पालनपुर गुजरात यहां से लगा के और रायसीना हिल्स दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार हमें देखने को मिलता है। फिर यदि बात करें हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की, तो ध्यान रखना अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। इसका नाम क्या है? गुरु शिखर, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा? संतों का शिखर कहा। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अरावली पर्वतमाला के बारे में यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वत है, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा अरावली पर्वतमाला एक प्राचीन अवशिष्ट या प्राचीन वलित पर्वतमाला है। कई जगह हमें यह भी देखने को मिलेगा कि अरावली जो है वो प्राचीन मोड़दार पर्वतमाला है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर अवशिष्ट पर्वतमाला का क्या तात्पर्य है? क्योंकि वलित या मोड़दार पर्वत तो हमने देखा था कि वलित या मोड़दार पर्वत किसको कहेंगे, लेकिन अवशिष्ट पर्वत जो है इसके बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो अवशिष्ट पर्वत का मतलब है कि पर्वत जिनका निर्माण प्राचीन काल में हो गया लेकिन ऊपर से जो क्या है घिसे हुए पर्वत है, उनको हम संज्ञा देते हैं किसकी? अवशिष्ट पर्वतों की। यानी अरावली जो है हमारे पास कैसा पर्वत है? प्राचीन अवशिष्ट या प्राचीन वलित या मोड़दार पर्वत। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, इसका नाम क्या है? तब हमारा आंसर होगा गुरु शिखर। फिर पूछा जाता है गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? तब हमारा आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड ने। प्रश्न आप लोगों से इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर को क्या नाम दिया? ऐसी स्थिति में हमारा आंसर होगा संतों का शिखर। फिर बात आती है अरावली के विस्तार की। अरावली का विस्तार गिरनार हिल्स जो है गुजरात में, वहां से लगा के और रायसीना हिल्स जो कहां स्थित है? दिल्ली में, यहां तक देखने को मिलता है। ये गिरनार हिल्स जो है वो पालनपुर में पड़ती है और
रायसीना हिल्स दिल्ली जो है, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। फिर बात आती है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ। तो ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। और इसकी यदि हम बात करें ऊंचाई और चौड़ाई की, तो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई यदि हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो क्रमशः घटती जाएगी। यानी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों की दोनों घटती है यदि हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं। उसके बाद आप लोगों को आंसर करना है, पहला आंसर ये करना है कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। पहला तो आपको आंसर करना है अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। दूसरा आपको आंसर करना है कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है, यानी अरावली जो है उसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है। और तीसरा यहीं से आपको आंसर करना है कि अरावली पर्वतमाला यानी जो कुल लंबाई है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है, यानी प्रतिशत में। तीन आंसर तो देने हैं आपको यहाँ से, एक तो अरावली की लंबाई, दूसरा अरावली की राजस्थान में कितनी लंबाई है, और तीसरा आपको आंसर करना है कि अरावली का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में है। फिर चौथा प्रश्न आपको बताना है कि ये जो हमारी गुरु शिखर है, इस गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। इसके अलावा अरावली के बारे में विस्तृत चर्चा जब हम राजस्थान की ज्योग्राफी देखेंगे उस समय करेंगे कि अरावली जो है, क्योंकि अरावली को भी राजस्थान का जो भौतिक भूविभाग है या भौतिक जो भाग है उनमें माना जाता है। और ऐसे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि अरावली जो है इसका विस्तार किस प्रकार से है, या इसको हम कितने भागों में बांटते हैं, कौन कौन से दर्रे अरावली पर्वतमाला में स्थित है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली पर्वतमाला पे। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरी जो पर्वतमाला आती है उसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। उसका नाम क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला की यदि हम बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला आपकी गुजरात से शुरू होती है और गुजरात से शुरू होकर विंध्याचल पर्वतमाला आगे चलती है गुजरात, गुजरात के बाद जाती है एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ और सासाराम बिहार तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। यही दूसरी जो हमारी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम हमारे सामने आता है, वो है आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की यदि हम बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आपके कुछ इस प्रकार से विस्तृत होगी। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, हालांकि इसकी और छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं भी हमें देखने को मिलेगी, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है कहां से, गुजरात से। और गुजरात में भी यदि आप लोगों से जगह पूछी जाए तो जगह होगी भारनेर या जोबात। गुजरात में जगह कौन सी, जोबात, या एक और नाम भी हमें देखने को मिलता है भारनेर। यानी भारनेर गुजरात या जोबात गुजरात से लगा के और सासारमा, सासारमा बिहार तक जो हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार तब हमारा आंसर होगा गुजरात, जिसमें बारनेर या जोबात से लगाकर पूर्व दिशा में यदि हम बात करें तो सासाराम बिहार तक हमें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है उसका विस्तार देखने को मिलता है। अब उसके बाद इसको कुछ भागों में तोड़ दिया जाता है, यानी हम इसको कुछ अलग अलग, क्योंकि ये पूरी सतत नहीं होकर कुछ अलग अलग भागों में विभाजित है। उन भागों के यदि हम नाम देखें तो सबसे पहला जो भाग है उस भाग का नाम है विंध्याचल। उस भाग का क्या नाम है, विंध्याचल। आगे यदि हम बात करें तो दूसरा भाग जो है उसका नाम है भांडेर। यानी पहला भाग हमारा होगा विंध्याचल, दूसरा भाग होगा भांडेर, तीसरा भाग होगा जिसका नाम होगा कैमूर। इसका नाम क्या होगा, कैमूर। और चौथा जो भाग होगा इसका नाम होगा पार्श्वनाथ। इसका नाम क्या होगा, पार्श्वनाथ। अब कई बार एग्जाम हॉल में हमसे प्रश्न पूछा जाता है इन श्रेणियों को लेकर, क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है उसकी विभिन्न श्रेणियां हैं, इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि इनको आप पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम क्रम में सेट करो। यानी प्रश्न आपसे सीधा दे दिया जाएगा और सीधा पूछ लिया जाएगा कि ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की श्रेणियां दी गई है इनको या तो आप सेट करो कैसे, पश्चिम से पूर्व दिशा में, या इनको आप व्यवस्थित करो कैसे, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में। एक प्रश्न तो बनता है इस प्रकार से। दूसरा प्रश्न हमारे सामने किस प्रकार से आ सकता है,
दूसरा प्रश्न हमारे सामने आ सकता है कि विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उसका पश्चिमी जो छोर है उसको किस नाम से जाना जाता है, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा विंध्याचल के नाम से। फिर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विंध्याचल पर्वतमाला में सबसे पूर्वी भाग या पूर्वी भाग जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, तब हमारा आंसर होगा पार्श्वनाथ के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसका विस्तार गुजरात, गुजरात के बाद यदि हम देखेंगे तो हमारा आ जाएगा कौन, एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद यदि हम बात करेंगे तो आगे आ जाएगा बिहार और झारखंड। यहां तक इसका विस्तार जो है वो कटिफटी श्रृंखलाओं के रूप में हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कि ये किस प्रकार का पर्वत है, यानी विंध्याचल पर्वत की यदि हम लोग बात करें, बात करते हैं हम किसकी, विंध्याचल पर्वत की। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो आपका एक प्राचीन, जिस प्रकार हमारी अरावली थी उस अरावली के तुल्य ही यह पर्वत है, यानी प्राचीन वलित या प्राचीन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है किसको, विंध्याचल श्रेणी को। विंध्याचल किस प्रकार का पर्वत, तब हमारा आंसर होगा प्राचीन वलित या प्राचीन अवशिष्ट। फिर बात आती है इसका निर्माण। तो निर्माण की यदि मैं बात करूं तो इसका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, प्री कैम्ब्रियन युग। इसका निर्माण भी कब होता है, प्री कैम्ब्रियन युग में होता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमने देखा था कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, कर्क रेखा के नाम से, यानी जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, कर्क रेखा के नाम से। कर्क रेखा जो है वो लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और उसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी कि उन 8 राज्यों को आप किस प्रकार से क्रम से याद कर सकते हो। अब ये जो हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, या जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, इस कर्क रेखा के समांतर पश्चिम से पूर्व जो श्रृंखला फैली हुई है उसका नाम हमें देखने को मिलता है क्या, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है इसकी अगली विशेषता क्या हो जाएगी, कर्क रेखा के समांतर, कर्क रेखा के समांतर। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो उत्तरी भारत जो है उस उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली यदि कोई पर्वत श्रेणी है तो वो पर्वत श्रेणी होगी हमारे पास कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यानी उत्तरी भारत जो है उस उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी होगी, तब हमारा आंसर होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। उसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है इसमें पाया जाता है, यानी जो बालू का पत्थर है उस बालू का पत्थर की प्रधानता पाई जाती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। यानी क्या क्या चीजें आ गई हमारे सामने, प्राचीन वलित या अवशिष्ट पर्वतमाला का एग्जाम्पल है। निर्माण यदि हम देखें तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। फिर कर्क रेखा के समांतर ये फैली हुई है। भारत को, उत्तरी भारत जो है उसको दक्षिण भारत से अलग करने वाली जो श्रृंखला है वो भी आपकी कौन सी होगी, विंध्याचल। किसकी प्रधानता पाई जाती है, तब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, बालू का जो पत्थर है उसकी। फिर ये जो हम देख रहे हैं कि इसकी 4 अलग अलग श्रेणियां, इनका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है गोलाकार पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा। यानी गोलाकार जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो सीधा सा हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से हुआ है, तो हम सीधा सा आंसर दे देंगे कि गोलाकार जो पर्वत श्रृंखला है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा जा सकता है वो सेम यही से, यदि हम भारत के अपवा तंत्र को देखें तो भारत के अपवा तंत्र को भी हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे उत्तरी भारत का अपवा तंत्र और एक हम देखेंगे दक्षिण भारत का अपवा तंत्र। यानी उत्तरी भारत का जो अपवा तंत्र है उसको दक्षिण भारत के अपवा तंत्र से अलग करने वाली कोई श्रेणी है तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यानी यही मैं डाल देता हूं, अपवा तंत्र जो है उसको भी क्या करती है, 2 भागों में बांटती है। इसलिए हम इसको भारत की अपवा तंत्र की जल विभाजक रेखा के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करें यदि तो यहाँ कैमूर की पहाड़ियों के पास आगे हम देखेंगे सतपुड़ा पर्वत जो है वो यहाँ आके मिलता है और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम होता है नर्मदा नदी। यानी नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा विंध्याचल पहाड़ी। नर्मदा नदी जो है उसके दक्षिण में अभी हम देखेंगे एक पर्वत आएगा जिसका नाम है, नर्मदा नदी के
दक्षिण में एक पर्वत आएगा जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत, यानी नर्मदा नदी जो है इसके उत्तर में स्थित है कौन सी पर्वत श्रृंखला, तब हमारा आंसर होगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। फिर आप देखो ये अपनी अरावली, और इस अरावली के यदि हम बात करें दक्षिण दिशा में, या अरावली की जो दक्षिण पूर्वी दिशा में है, इस दिशा में विस्तृत हमें मिलती है कौन सी पर्वत श्रृंखला, तभी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब प्रश्न यहां से हमें किस किस प्रकार से पूछे जाएंगे उन पे एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। साथ ही साथ एक चीज और यहां मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूं कि हम देखें तो ये जो विंध्याचल है, विंध्याचल के यहां से एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। यानी नर्मदा नदी जो है वो इस विंध्याचल के दक्षिणी भाग में बहती है। यानी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण भाग में कौन सी नदी बहती है, तब हमारा आंसर क्या होगा, नर्मदा। अब देखो पर्वतों के निर्माण की यदि हम बात करें तो पर्वतों में दो प्रकार के पर्वत होते हैं जो वृंश घाटियों के द्वारा बनते हैं। उन दोनों प्रकार के पर्वतों के बारे में यदि हम बात करें तो एक पर्वत होता है जिसका नाम होता है कगार पर्वत, एक पर्वत होता है जिसका नाम क्या होता है, कगार पर्वत, और दूसरा पर्वत होता है जिसका नाम होता है वृंश या ब्लॉक माउंटेन, यानी जिसको हम नाम देते हैं खंड पर्वत, खंड पर्वत, वृंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत। अब देखो कगार पर्वत किसको कहेंगे, तो ध्यान रखना कगार पर्वत का मतलब होता है जैसे एक पर्वत श्रृंखला और उस एक पर्वत श्रृंखला के एक तरफ, यानी दूसरा भाग तो है जो कैसा है, पठारी भाग, और इसका जो एक भाग है उस भाग में किसी नदी के द्वारा गहरे वृंश का निर्माण किया जा रहा हो। जैसे यदि हम विंध्याचल की बात करें तो इसका जो दक्षिणी भाग है उस दक्षिणी भाग में एक नदी बह रही है जिसका नाम क्या है, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो अपनी वृंश घाटियों के लिए प्रसिद्ध, वृंश घाटियों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह वृंश घाटियों में बहती है। अब देखो ये आपका पर्वत हो गया, इस पर्वत की एक दिशा जो है उसमें एक वृंश घाटी बन रही है। ऐसा जो पर्वत होता है इस पर्वत को हम नाम देते हैं कगार पर्वत। इस पर्वत को क्या नाम दिया जाता है, कगार पर्वत। और मान लो कोई पर्वत ऐसा है कि जिसके दोनों तरफ, यानी एक पर्वत आ गया, अब इस पर्वत के दोनों तरफ वृंश घाटियों का यदि निर्माण हो रहा हो, पर्वत और पर्वत के दोनों तरफ क्या है, वृंश घाटियां, ऐसी कंडीशन में ये जो पर्वत होगा इस पर्वत को नाम दिया जाएगा खंड पर्वत, या इसको हम बोलेंगे ब्लॉक पर्वत। इसको हम क्या नाम देंगे, ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो ध्यान रखना यदि हम बात करें तो एक जो आपका समतल भूमि का भूभाग है उसमें से बीच वाला भाग यदि ऊपर उठ जाए और दोनों तरफ का भाग नीचे बैठ जाए, यानी ये मान लो आपकी समतल भूमि थी, उस समतल भूमि में बीच वाला भाग तो हो गया, ऊपर उठ गया, और दोनों तरफ के भाग जो थे वो नीचे बैठ गए। ऐसी स्थिति में जिस पर्वत का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत। लेकिन मान लो ये आपका समतल भूभाग और समतल भूभाग में से ये भाग उठ गया ऊपर, इधर वाले भाग में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक तरफ का जो भाग है वो नीचे धंस गया। ऐसी स्थिति में जिस पर्वत का निर्माण होता है उस पर्वत को नाम दिया जाता है कगार पर्वत। तो यदि देखा जाए तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल के एक तरफ आपकी कौन सी नदी, नर्मदा नदी वृंश घाटी में बह रही है, यानी ये भाग जो है वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। ऐसी स्थिति में जिस पर्वत का निर्माण होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, कगार पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है इसको कगार पर्वत की श्रेणी में भी शामिल किया जाता है, यानी ये एक कगार प्रकार का जो पर्वत होता है उसमें भी शामिल किया जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहां से क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि विंध्याचल जो श्रेणी है इसको चार भागों में हम देखते हैं। चार भाग कौन कौन से, सबसे पहला भाग विंध्याचल जिसको इसका पश्चिमी भाग बोला जाता है, यानी विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उसका पश्चिमी भाग, तब हमारा आंसर होगा विंध्याचल, और इसका पूर्वी भाग, तब हमारा आंसर क्या होगा, पार्श्वनाथ। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो विंध्याचल से आगे स्थित है भांडेर, भांडेर के बाद कैमूर, कैमूर के बाद पार्श्वनाथ। यदि इसके विस्तार की बात करें तो जोबात या भारनेर से लगाकर सासारमा बिहार तक हमें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। फिर इसके प्रकार की यदि हम बात करें तो इसको प्राचीन वलित पर्वतमाला या प्राचीन अवशिष्ट पर्वत माना जाता है।
जो जिसका निर्माण अरावली के लगभग उसी समय हुआ था। फिर इसका निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। कर्क रेखा जो है इसके समांतर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, तब हमारा आंसर जो होगा वो होगा विंध्याचल पर्वतमाला। फिर उसके बाद आगे पूछा जाता है कि उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला, तब भी हमारा आंसर होगा विंध्याचल पर्वतमाला। और यदि प्रश्न हम लोगों से इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत का जो उत्तरी अपवाह तंत्र है उस उत्तरी अपवाह तंत्र को दक्षिण अपवाह तंत्र से अलग करने वाली, तब भी हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, विंध्याचल पर्वतमाला। फिर उसके बाद इसमें किसकी प्रधानता पाई जाती है, तब हमारा आंसर होगा बालू का पत्थर की। और इसको माना जा सकता है एक कगार पर्वत के रूप में, क्योंकि इसके एक तरफ ब्रंश घाटी है और दूसरी तरफ पठार है। हम देखेंगे यहाँ पे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, यानी एक तरफ तो इसके है क्या, पठार, और दूसरी तरफ क्या है, ब्रंश घाटी। इसलिए इसको किस पर्वत की श्रेणी में रखा जा सकता है, कगार पर्वत की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर इसका जो निर्माण है वो गोलाकार पर्वत श्रृंखलाओं के कारण होता है। फिर नर्मदा नदी जो है, इस नर्मदा नदी के उत्तर में यदि कोई पर्वत श्रेणी स्थित है तो उसका नाम क्या होगा, आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला होगा। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को लेकर हमसे जो प्रश्न पूछे जा सकते थे वो सारे के सारे प्रश्न एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आगे की पर्वत श्रृंखला पर चलते हैं कि आगे हम कौन सी पर्वत श्रृंखला को देखेंगे। स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब हम आगे की पर्वत श्रृंखला देखते हैं जिसका नाम है सतपुड़ा, यानी अरावली हो गई। अरावली के बाद हमने विंध्याचल को देख लिया। अब हम देखेंगे एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है सतपुड़ा। यदि सतपुड़ा की हम लोग बात करें तो सतपुड़ा का भी जो विस्तार है वो हमें गुजरात से स्टार्ट होता है और मुख्य रूप से उसका जो विस्तार है वो हमारे मध्य प्रदेश या एमपी जिले में हमें देखने को मिलता है। अब एमपी में कौन कौन से भागों पे देखने को मिलेगा उसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार वापस इसको भी बना लेते हैं और आगे चर्चा करते हैं हम किस पर, सतपुड़ा पर्वत पर। देखिए, या यदि हम बात करें तो यहां गुजरात से हमारी स्टार्ट होके और सासारमा बिहार तक एक पर्वत श्रृंखला थी जिसका नाम हमने क्या दिया, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब आगे इधर महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से यहां से एक पर्वत श्रृंखला शुरू होती है और इस पर्वत श्रृंखला में इसमें भी 3 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, जिनमें सबसे पहली जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है राजपीलपा, राजपीलपा पहाड़ी। अगली जो श्रृंखला पाई जाएगी उसका नाम है महादेव पहाड़ी और उसके आगे जो पर्वत श्रृंखला हमें देखने को मिलेगी उस पर्वत श्रृंखला का जो नाम है वो है मेकाले पहाड़ी। यानी राजपीलपा, महादेव और मेकाले, यानी इसकी भी 3 श्रेणियां हैं और इन तीनों श्रेणियों को सम्मिलित रूप से यदि हम कोई नाम देना चाहें तो सम्मिलित रूप से इसको हम किस नाम से जानते हैं, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा सतपुड़ा के नाम से। इसको जाना जाता है किसके नाम से, सतपुड़ा के नाम से। यानी सीधा सा हमें ध्यान रखना है, राजपीलपा, महादेव और मेकाले ये किसके भाग है, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा सतपुड़ा पर्वत की। पहली चीज। दूसरी चीज, यहां मेकाले पर्वत श्रृंखला पे एक शिखर स्थित है जिसका नाम है अमरकंटक। नाम क्या है, अमरकंटक। ध्यान रखना, अमरकंटक जो है, इस अमरकंटक से 2 नदियों का उद्गम होता है। एक नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र से रिलेटेड है जिसका नाम है नर्मदा नदी, अभी हम देख चुके हैं नर्मदा नदी। और दूसरी नदी जो है इसके पूर्व में निकलती है, इस नदी का नाम है सोन नदी। इस नदी का नाम क्या है, सोन नदी। यानी यहां से अमरकंटक से 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक नदी जो है उस नदी का नाम है नर्मदा नदी और दूसरी नदी जो है उसका नाम है क्या, सोन नदी। अब यदि हम बात करें कि राजपीलपा की जो पहाड़ियां हैं ये कहां स्थित है, तब हमारा आंसर जो होगा वो होगा एक तो गुजरात में, गुजरात के अलावा पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, पश्चिम एमपी में। फिर बात करें यदि हम महादेव की पहाड़ियों की, तो ध्यान रखना महादेव की जो पहाड़ियां हैं वो स्थित है आपकी एक तो महाराष्ट्र में कुछ भाग और दूसरा ये स्थित है आपकी एमपी के मध्य। फिर बात करें यदि हम मेकाले की, तो मेकाले पर्वत जो है
मेघालय पर्वत जो है इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है एमपी और छत्तीसगढ़ में। एमपी और छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजें देखी हमने? सतपुड़ा का जो विस्तार हमें देखने को मिलता है वो मिलता है कहां से? गुजरात से लगा के और आपके छत्तीसगढ़ तक या एमपी तक। 3 श्रेणियों के रूप में इसको बांटा जाता है। पहली जो श्रेणी है उसका नाम है राजपीपला, दूसरी जो श्रेणी है उसका नाम है महादेव, और तीसरी जो है उसका नाम क्या है? मेघालय। अब ध्यान रखना, महादेव जो श्रेणी है इस पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है धूपगढ़। नाम क्या है? धूपगढ़। ऊंचाई की यदि मैं बात करूं तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। और 1350 मीटर जो इसकी ऊंचाई है, इस 1350 मीटर ऊंचाई के कारण यह हमारा जो मध्यवर्ती भारत है, यानी मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो वो हमारी कौन सी होगी? धूपगढ़ चोटी होगी। और इस धूपगढ़ चोटी के पास ही मध्य प्रदेश में एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है जिसका नाम है पंचमढ़ी। नाम क्या है? पंचमढ़ी। एक अभ्यारण्य भी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। यानी महादेव जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सर्वोच्च चोटी, तब हमारा आंसर क्या होगा? धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई के बारे में यदि हम बात करें तो 1350 मीटर। प्रश्न यदि हम लोगों से यह पूछा जाए कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? धूपगढ़। प्रश्न हमसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि धूपगढ़ जो है ये कौन सी श्रेणी में स्थित है, तब हमारा आंसर क्या होगा? महादेव। अब यदि इसके सबसे पश्चिमी छोर की बात करें तो इसका सबसे पश्चिमी छोर है रतनपुरा, जो कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यानी रतनपुरा गुजरात से ये विस्तृत है। और आगे जाके, और इधर हमने देखी थी एक श्रेणी थी जिसका नाम क्या था? कैमूर। यानी कैमूर श्रेणी में, कैमूर श्रेणी और मेघालय श्रेणी जो है वो लगभग एक जगह मिल जाती है एमपी में। इस बात का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी रतनपुरा गुजरात से लगा के और एमपी तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। फिर कितनी श्रेणियां? तब हमारा आंसर होगा 3 श्रेणियां। कौन कौन सी? तब हम देखेंगे राजपीपला, उसके बाद महादेव, महादेव के बाद मेघालय। मेघालय जो है इसमें एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम क्या है? चोटी स्थित है जिसका नाम क्या है? अमरकंटक। और अमरकंटक से 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। एक नदी नर्मदा नदी और दूसरी नदी है आपकी सोन नदी। फिर आगे यदि हम बात करें तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है, इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी। फिर ध्यान रखना, इसकी बात करें कि ये किस प्रकार का पर्वत है, तब हमारा आंसर जो होगा वो होगा ब्लॉक या खंड पर्वत। किस प्रकार का पर्वत है, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा ब्लॉक या खंड पर्वत। अब आप बोलोगे सर खंड पर्वत किस प्रकार से हुआ? इसके तो एक ही तरफ घाटी है, तो ध्यान रखना इसके दूसरी तरफ भी एक घाटी बनाई जाती है और वो ब्रंश घाटी बनाई जाती है एक नदी के द्वारा। उस नदी का यदि हम नाम देखें तो उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। नदी का नाम क्या है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के मध्य स्थित है कौन सी पहाड़ी? तब हमारा कौन सा पर्वत? तब हमारा आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत। अब सीधा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का प्रश्न यहां से बन सकता है। किस प्रकार से? नर्मदा नदी के उत्तर में यदि हम बात करें, ये नर्मदा, इस नर्मदा के उत्तर में यदि हम बात करें तो कौन सी पहाड़ी होगी? तब हमारा आंसर होगा विंध्याचल। और यदि नर्मदा के दक्षिण में बात करें तो नर्मदा के दक्षिण में जो पहाड़ी स्थित होगी या जो पर्वत स्थित होगा उसका नाम होगा आपका सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तब हमारा आंसर होगा ब्लॉक या खंड पर्वत। और इसमें प्रधानता पाई जाती है बेसाल्ट लावे की या ग्रेनाइट और नीश जो चट्टाने हैं उनकी प्रधानता पाई जाती है किसमें? आपके सतपुड़ा पर्वत में। ये सारी जानकारी थी जो हमें सतपुड़ा पर्वत के बारे में पता होनी चाहिए। खास तौर से यदि हम बात करें तो खास तौर से आपको ये पता होना चाहिए धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में महादेव जो श्रेणी है उस महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। क्यों खास है? क्योंकि मध्य भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? धूपगढ़। कहां स्थित है? तब हमारा आंसर होगा महादेव श्रेणियों में। और किस राज्य में स्थित है? तब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? एमपी। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो इस धूपगढ़ के पास ही एक पर्यटन स्थल स्थित है जिसका नाम हमें देखने को मिलता है पंचमढ़ी। और
इधर अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे एक पठार आएगा जिसका नाम क्या है, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी यदि हम बात करें दिशा की, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में यह पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। इस बात का हमें पता होना चाहिए। यानी 3 पर्वत श्रृंखलाओं पे हम लोग बात कर चुके हैं। 3 पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी थी? पहली थी हमारी अरावली, दूसरी कौन सी थी? तब हमारा आंसर होगा विंध्याचल, और तीसरी कौन सी थी? तब हमारी हो जाएगी कौन सी? सतपुड़ा। ध्यान रखना दोस्तों, इनका क्रम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले अरावली, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आप लोगों से एग्जाम हॉल में इनका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम भी पूछ सकता है, इसलिए एकदम से पिक्चर क्लियर होनी चाहिए मैप के साथ कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहां कहां विस्तारित है। ये चीजें यदि होगी तो ऐसे में हम, चाहे एग्जामिनर हमें किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे, कभी भी वो प्रश्न हमारा मिस्टेक नहीं होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर ही हमें चीजों को पढ़ना है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे आपको कुछ और पहाड़ियां बताता हूं, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें फिर हम देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को। तो उम्मीद है कि आप लोगों का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन कौन सी पहाड़ियां हमें पढ़नी है, किन किन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। 2-4 पहाड़ियां और देख लेते हैं, ताकि 2 वीडियो लेक्चर में भी यदि हम पहाड़ियों को पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी ज्यादा पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और समझने में दिक्कत नहीं होगी, और रिवीजन आप लोग आसानी से कर पाओगे। इसलिए अपन इसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि खूब सारी पहाड़ियां हैं, तो ऐसे में इनको याद करना सबसे बड़ी समस्या होती है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, और 2 जो पार्ट है उनको आसानी से आप, क्योंकि आधे घंटे के लगभग 2 पार्ट होंगे, तो आसानी से आप लोग पढ़ ही सकते हो। यानी हमारी जो चर्चा थी वो स्टार्ट हुई थी अरावली पर्वतमाला से। अरावली के बाद हम लोगों ने विंध्याचल पर्वतमाला को देखा, और विंध्याचल पर्वतमाला के बाद हमने देखा सतपुड़ा को। यानी यहां यदि हम बात करें तो यहां हमें विस्तार देखने को मिलता है किसका? अरावली का। अरावली के बाद कर्क रेखा के समांतर यह है कौन सी? विंध्याचल। और विंध्याचल के बाद यहां हमें देखने को मिलती है सतपुड़ा। पूरी पर्वत श्रेणी को जाना जाता है सतपुड़ा के नाम से, वैसे इसकी अलग अलग 3 पहाड़ियां हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो इधर हमें बिहार में एक पहाड़ी देखनी है, जिस पहाड़ी का नाम है सलमा पहाड़ी। नाम क्या है? सलमा पहाड़ी। देखने में किसी औरत का नाम लग रहा है, लेकिन ये पहाड़ी का नाम है सलमा पहाड़ी। फिर उसके बाद एक पहाड़ी हमें इधर झारखंड, बिहार इस तरफ देखनी है, जिसका नाम है राजमहल पहाड़ी। नाम क्या है? राजमहल पहाड़ी। 3 पहाड़ियां हम मेघालय के पठार में देखेंगे। मेघालय के पठार में सबसे पहली पहाड़ी की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहली जो पहाड़ी है उसका नाम है गारो। दूसरी जो पहाड़ी है उसका नाम है खासी, और तीसरी जो पहाड़ी है उसका नाम है जयंतिया। नाम क्या है? जयंतिया। फिर 2 पहाड़ी हम गुजरात में देखेंगे, जिसमें एक पहाड़ी का नाम है मांडवी की पहाड़ियां, और दूसरी पहाड़ी हम देखेंगे यहां जिसका नाम है गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी। साथ ही साथ इधर हमारी ओडिशा में एक पहाड़ी हम देखेंगे, जिस पहाड़ी का नाम है गडजात पहाड़ी। नाम क्या है? गडजात पहाड़ी। यानी ये और पहाड़ियां हैं जिनको आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम गुजरात से शुरू होते हैं, क्योंकि ये जो पहाड़ियां हैं इनमें से यदि राजमहल की पहाड़ी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी की सारी पहाड़ियां जो है वो एक एक राज्य में विस्तृत है। ऐसे में इन पहाड़ियों के जो प्रश्न बनते हैं वो सीधे से किस प्रकार से बनते हैं? जैसे पहला प्रश्न आपको पर्टिकुलर पहाड़ी का नाम देके पूछ लिया कि ये पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो आपका सुमेलित वाला बनता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है या कौन सा असुमेलित है। और तीसरी प्रकार का जो हमारा प्रश्न बनता है वो एक तरफ पहाड़ियों के नाम, एक तरफ राज्यों के नाम, और उनको दे देते हैं आपको सुमेलित करने के लिए। तो देखिए
मांडवी की पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो मांडवी की पहाड़ियां कहां स्थित है, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। गिर पहाड़ियां कहां स्थित है, तब हमारा आंसर होगा गुजरात। इनके बारे में तो एकदम से क्लियर हो गया। और हमने देखा था कि प्रायद्वीप पे जो पठार है उसकी पश्चिमी सीमा जो है उसका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, तब हमारा आंसर होता है गिर पहाड़ियों के द्वारा। अब ये गिर पहाड़ियां जो है वो प्रसिद्ध है एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेर जो है वो पाए जाते हैं कौन सी पहाड़ियों में, तब हमारा आंसर होगा गिर पहाड़ियों में, या गुजरात के जो गिर वन है उसमें पाए जाते हैं एशियाई शेर। उसके बाद यदि आगे हम बात करें तो यहां गढ़जात की पहाड़ियां स्थित है, और ये गढ़जात की जो पहाड़ियां स्थित है वो स्थित है हमारी ओडिशा में। कहां स्थित है, ओडिशा में। सीधा सा में ध्यान रखना, गढ़जात की पहाड़ियां कहां स्थित होगी, तब हमारा आंसर होगा ओडिशा में। फिर उसके बाद यदि हम लोग बात करें सलमा पहाड़ी, सलमा पहाड़ी हमारी स्थित होगी कहां पे, बिहार में। सलमा पहाड़ी कहां स्थित होगी, बिहार में। फिर राजमहल की पहाड़ियां जो है, राजमहल की पहाड़ियां हमारी स्थित होगी छोटा नागपुर पठार, यानी मुख्य रूप से इनका जो विस्तार है वो हमें देखने को मिलेगा झारखंड में। और यदि हम बात करें और इसके विस्तार की, तो इसका जो विस्तार है इसका थोड़ा सा भाग हमें बिहार में भी देखने को मिलता है, झारखंड में भी देखने को मिलता है, और ओडिशा में भी देखने को मिलता है। यानी राजमहल पहाड़ियां जो है वो बिहार प्लस मुख्य रूप से झारखंड प्लस ओडिशा, इनमें विस्तृत है। फिर आपकी बात करें मेघालय की, तो मेघालय में 3 पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है। गारो पहाड़ी सबसे पूर्वी पहाड़ी है कि सबसे पश्चिमी पहाड़ी है किसकी, मेघालय के पठार की। फिर उसके बाद उसकी यानी गारो पहाड़ी जो है इसके पूर्व दिशा में कौन सी पहाड़ी है, तब हमारा आंसर क्या होगा, खासी पहाड़ी। और इसके पूर्व दिशा में कौन सी है, तब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, जयंतिया पहाड़ियां। अब देखिए गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियां जो है यहां निवास करने वाली 3 अलग अलग जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। यदि गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी की बात करें हम, तो गारो का पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है नोकरेक। नाम क्या है, नोकरेक। या इस प्रकार से बोलूं मैं कि मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा नोकरेक। फिर आगे यदि हम बात करें खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है लूम सिलांग। नाम क्या है, लूम सिलांग। लूम सिलांग चोटी जो है वो सर्वोच्च चोटी है किसकी, खासी पहाड़ियों की। अब यहां से बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। मान लो 3 पहाड़ियां दे दी आपको, गारो, खासी, जयंतिया, और इनका बोल दिया इनको पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम में बना जमाओ, तो बहुत अच्छा प्रश्न हम लोगों के सामने बन सकता है। इसका हमें ध्यान रखना है। प्रश्न किस किस प्रकार से बनेंगे उसको हम यहाँ जो विंध्याचल श्रेणी थी उसकी जो पहाड़ियां थी उसके साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं, तो किस प्रकार से हमारे सामने अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को हमने विभाजित किया था। सबसे पहला भाग था विंध्याचल, दूसरे भाग की यदि हम बात करें, दूसरा भाग था भांडेर, तीसरे भाग की यदि हम बात करें, तीसरा भाग था कैमूर, चौथा भाग था पार्श्वनाथ। अब देखो क्रम को लेकर बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। यदि हम बात करें सबसे पश्चिम में, इधर कौन सी हो जाएगी, गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी के बाद यदि हम आगे चलेंगे तब कौन सी आएगी, विंध्याचल। विंध्याचल के बाद भांडेर, भांडेर के बाद कैमूर, कैमूर के बाद पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के बाद यदि हम आगे चलेंगे आगे कौन सी पहाड़ियां आएगी, राजमहल पहाड़ियां। राजमहल पहाड़ियों के बाद मेघालय में यदि हम प्रवेश करते हैं तो मेघालय की सबसे पश्चिमी पहाड़ी कौन सी, गारो, गारो के आगे खासी और खासी के आगे जयंतिया। ये इनके क्रम को लेकर, क्योंकि टोटल हमारे सामने 8 पहाड़ियां हो चुकी है। अब इन 8 पहाड़ियों में से कोई सी भी 4 पहाड़ियां आपको दे दी जाएगी और उनको बोलेगा पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम में जमाओ, तब हमारे सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। 8 या 9 पहाड़ियां हो गई, 9 पहाड़ियों को आपको सीधा सा ऐसे ही क्रम से याद रखना है। किस प्रकार से याद रखोगे, सीधा सा आप ध्यान रखो। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कितने भागों में, 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से, सबसे पहला विंध्याचल, विंध्याचल के बाद भांडेर, भांडेर के बाद कैमूर, कैमूर के बाद पार्श्वनाथ। गुजरात सीधा सीधा आपकी पकड़ में आ ही जाएगा। मांडवी की पहाड़ियां कहां है, तब भी हमारा आंसर होगा गुजरात, और गिर पहाड़ियां कहां है, तब भी हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा,
गुजरात। फिर यदि हम बात करें मेघालय की, क्योंकि मेघालय जो है, यदि हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो हमारे प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी सबसे पूर्वी भाग है। तो ऐसी कंडीशन में यहां गारो, खासी और जैंतिया, जी के जय, इससे आप याद कर सकते हो, गारो, खासी और जैंतिया। फिर बीच में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है राजमहल पहाड़ी। अब हो सकता है राजमहल की जगह आपको सलमा पहाड़ी नाम भी दे दिया जाए, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। यानी वैसे चांसेस ये होते हैं कि जो एक श्रेणी में स्थित होती है वहीं से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो, गिरिया मांडवी पहाड़ी, गिरिया मांडवी पहाड़ी कहां पे? गुजरात में। उसके बाद विंध्याचल की 4 पहाड़ियां कौन सी? विंध्याचल, बांडेर, कैमूर, पार्श्वनाथ। राजमहल, गारो, खासी और जैंतिया, ये क्रम हो गया इनका पश्चिम से लगा के और पूर्व। अब वो आपसे चाहे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे, आपके सारे के सारे प्रश्न यहां से क्लियर होंगे। फिर मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा नोकरेक। और क्योंकि ये प्रश्न पूछे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी है, तब हमारा आंसर होगा नोकरेक। फिर खासी जो पहाड़ियां हैं इनकी सर्वोच्च चोटी, तब हमारा आंसर होगा लुमसिलांग। और ये आपकी विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और गढ़जात पहाड़ियां कहां स्थित है? आंसर होगा ओडिशा। क्यों? क्योंकि इनको सीधा सा हमें सुमेलित करने में दिया जा सकता है, या सीधा ही प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एक ही राज्य में स्थित है, या कौन सी पहाड़ी एक ही राज्य में स्थित है। अब ऐसे में आप लोगों के सामने ऑप्शन इस प्रकार से आ सकते हैं, अरावली, अरावली के बाद दूसरा आ गया सतपुड़ा, तीसरा मान लो हमें दे दिया विंध्याचल, और चौथा ऑप्शन जो हमें देखने को मिला वो मान लो मिल गया गढ़जात। गढ़जात में मिल सकता है, हो सकता है हमें ये मिल गया खासी, या ये मिल गया जयंतिया। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो ऑप्शन होगा वो 4 नंबर सही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पर्वतमालाएं हैं ये एक से अधिक राज्यों में विस्तृत है, लेकिन ये आपकी एक ही राज्य में स्थित है, इसलिए हमारा सीधा सा आंसर होगा गढ़जात की पहाड़ियां कहां? ओडिशा में। मेघालय के पठार से एक तो सर्वोच्च चोटी को लेकर आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, दूसरा सबसे पश्चिम पहाड़ी, तब हमारा आंसर होगा गारो, सबसे पूर्वी पहाड़ी, तब हमारा आंसर होगा जैंतिया, और मध्यवर्ती पहाड़ी, तब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? खासी। फिर ये जो पहाड़ियां हैं ये भाग मानी जाती है प्रायद्वीपीय भारत के, न कि हिमालय के। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये प्रायद्वीपीय भारत के भाग है, हिमालय के भाग नहीं है। प्रश्न हमसे कथन और कारण में सीधा सा पूछा जा सकता है, तो ऐसे में हम लोगों को इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपकी कुछ पहाड़ियां जो मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है उससे रिलेटेड थी, वो मैंने आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्यादा